हेलो बच्चों, एसकेवी की यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका स्वागत है। मैं एसकेवी का बायो फैकल्टी सुधीर कटियार आज आपको लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने एटीपी, एनएडीपी और ऑक्सीजन, इनका क्या यूज होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको क्या कहते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले बेटा हम लोग अब एक जो है रिकैप आपको पूरा दे देते हैं। हमने केल्विन साहब के विषय में आपको बताया है। हमने आप एक्सपेरिमेंट और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, उसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या होता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपीएच, उनका क्या उपयोग होता है उसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। बेटा आइए बच्चों, कैसा क्या होता है। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान देंगे लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। जो बच्चों लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट थे वो एटीपी थे प्लस एनएडीपीएस था और प्लस ऑक्सीजन था। ठीक बच्चों, इसमें आपको ये मालूम है ऑक्सीजन तो चली गई एयर में और एटीपी एनएडीपीएच का उपयोग जो है स्ट्रोमा में बेटा ग्लूकोज बनाने के लिए होता है। आपको मालूम है या मालूम होना चाहिए, एक ग्लूकोज के लिए बेटा 18 एटीपी की जरूरत पड़ती है, 12 एनएडीपीएच की जरूरत पड़ती है। और जब इतने एटीपी एनएडीपीएच बनते हैं तो इनके साथ 6O2 मॉलिक्यूल जो है ये इवॉल्व होके जाते हैं एयर में, और ये जो ऑक्सीजन बनती है ये वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा बनती है। अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन है। हमने आपको पहले लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट बताए, एटीपी है, एनएडीपीएच है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट द क्लोरोप्लास्ट while ATP and ADPH are used to drive the process of synthesis of food। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, ये जो है यहाँ पे जो एटीपी और एनएडीपीएच बच्चों बनते हैं, ये स्ट्रोमा में यूज होते हैं और इनसे बच्चों ग्लूकोज बनता है। तो सॉरी बच्चों, स्ट्रोमा में ग्लूकोज का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच के द्वारा होने को, इस प्रक्रिया को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। जो ये प्रोसेस है इसे कहते हैं बायो सिंथेटिक प्रोसेस, फेज या प्रोसेस। मतलब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं एटीपी और एनएडीपीएच, उनसे ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। देखेंगे बच्चों यहाँ पे
अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं बेटा, इन दोनों को हम बेटा मिला के कहते हैं एसिमिलेटरी पावर ऑफ द सेल। ये जो दो बने हैं इसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेटरी पावर ऑफ द सेल। पावर ऑफ द सेल, ये बताने वाले साइंटिस्ट थे आर्नन। लेकिन अगर केवल एनएडीपीएच की फॉर्मेशन की बात होती है तो इसे रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक बच्चों, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एटीपी एंड एनएडीपी यूज्ड टू ड्राइव प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड मोर एक्यूरेटली शुगर्स। अब बेटा यहाँ पे देखना, फोटो से ही प्रोडक्ट में तो ग्लूकोज बना, ये मोनोसेक्राइड है। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह बच्चों जाएगा तो कहलाएगा सुक्रोज, ये डाइसेक्राइड है। और अगर ये स्टोर होगा प्लांट के किसी भी सेल में, चाहे रूट की सेल हो, चाहे स्टेम की सेल हो, चाहे लीफ की सेल हो, तो स्टार्च, वो स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड है। ये जो ग्लूकोज है बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है। जब ये ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से तो ये डायसैक्राइड है। जब ये स्टोर होगा, डायसैक्राइड सुक्रोज होगा बेटा, यहाँ पे आप सुक्रोज। और जब ये स्टोर होगा तो स्टार्च है, और ये होगा पॉलीसेक्राइड। बेटा पॉलीसेक्राइड, इसीलिए बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, जो एनसीईआरटी ने जो टर्म यूज किया है एटीपी एनएडीपीएच यूज्ड टू ड्राइव प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड। क्योंकि फूड के जो कंपोनेंट बेटा होते हैं वो ग्लूकोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी और स्टार्च। इसीलिए यहाँ पे मोर एक्यूरेटली टू शुगर्स लिखा गया है। और शुगर शब्द का यूज बेटा हम जो करेंगे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड तक करेंगे। स्टार्च को हम बेटा पॉलीसेक्राइड या ग्लाइकन कहते हैं, शुगर नहीं कहते हैं बच्चों। ठीक, इस प्रक्रिया को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं फोटोसिंथेसिस का। मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के द्वारा शुगर की बनने की प्रक्रिया को हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो स्ट्रोमा में होती है। फोटोसिंथेसिस के जो क्लोरोप्लास्ट का है वो स्ट्रोमा में ये प्रक्रिया होती है। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बेटा आप देख रहे हो, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के जो है एटीपी और एनएडीपीएच है, उनका यूज जो है स्ट्रोमा में होता है, जिनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो जो बायोसिंथेटिक फेज है ये लाइट पे इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने के कारण बेटा इसको लिए एक और भी नाम यूज करेंगे अभी हम लोग, जैसे डार्क रिएक्शन कहेंगे। और ये डार्क रिएक्शन एक गलत नाम है इसका। ये जो है लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट से के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो है वो डार्क, ये नहीं कॉन्सेप्ट इसका लगाना है कि डार्क में होता है। इसका मतलब ये निकालना है
कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसका एक गलत नाम भी पड़ गया जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं बच्चों। देखिएगा, ATP and NADPH, CO2 एंड वाटर, इसको कैसे वेरीफाई किया गया बेटा? इसके लिए बहुत आसान तरीके से इसको देखा गया है। देखिए, अगर फोटो प्रक्रिया के लिए कुछ समय के लिए अगर लाइट ना मिले या लाइट अनअवेलेबल हो जाए तो बायोसिंथेटिक फेज जो है वो कुछ समय तक चलती रहती है, वो तुरंत बेटा स्टॉप नहीं होती। इसके मतलब ये है कि जो बायोसिंथेटिक फेज है वो लाइट पे तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन लाइट के रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। जब तक वो प्रोडक्ट रहेंगे तब तक बायोसिंथेटिक फेज चलेगी, और जैसे प्रोडक्ट पूरे कंज्यूम हो जाएंगे वो बायोसिंथेटिक फेज स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब आज ये मतलब निकालेंगे बेटा कि अगर आप गौर करेंगे कि अगर लाइट को रोक दिया जाता है तो लाइट रिएक्शन तुरंत रुक जाएगा, लेकिन बायोसिंथेटिक फेज कुछ समय बाद रुकती है। इसका ये मतलब निकलेगा कि जो बायोसिंथेटिक फेज है वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। देन लाइट मेड द अवेलेबल सिंथेसिस ऑफ स्टार्ट अगेन। ठीक, अब देखिएगा, हेंस calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer। डार्क रिएक्शन जो है बेटा डार्क नहीं है, ये गलत नाम है। मिसनोमर माने है गलत नाम, ये गलत नाम दिया गया है। ठीक, अब हम बेटा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ATP and NADPH used in the biosynthetic phase। Earlier that carbon dioxide combined with water to produce CH2O का होल एन, आपने देखा, ये हमने आप लोगों को ये एम्पिरिकल फार्मूला बताया था और आपको वॉन नील एक्सपेरिमेंट के साथ इसको मैंने पीछे बताया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो CH2CH2O का N बराबर अगर हम 6 कर दें तो C6H12O6 हो जाएगा, जो कि बेटा शुगर या ग्लूकोज है। अब बेटा ये भी बेटा साइंटिस्टों को ये इंटरेस्ट रहा कि प्रक्रिया होती कैसे है, तो इसके लिए बेटा देखिएगा, इट वाज इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट फाइंड आउट हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इनटू रिएक्शन आर फिक्स्ड। अब इसके बाद ये कई एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें ये देखा गया कि जो ये प्रक्रिया हो रही है इसमें बेटा पहला प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक, तो अगर ये देखा गया बेटा, उसमें साइंटिस्टों ने देखा जब ATP NADPH का उपयोग ग्लूकोज होता है तो पहले प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे जो बनता है एक 3 कार्बन का एसिड बनता है जिसे हम बेटा कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, और इसमें जो है 3 कार्बन होते हैं। ठीक बच्चों, ये देखेंगे जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द सेवरल एफर्ट्स पुट रेडियो आइसोटोप, जो रेडियो आइसोटोप बेटा यूज किया गया, बेनिफिशियल यूज, मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि केल्विन साहब ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये माना जाता था कि रेडियो एक्टिव जो है ये नुकसान पहुंचाने, मानव जात को या जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब केल्विन साहब ने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने रेडियो एक्टिव का उपयोगी प्रभाव या क्या यूजफुल होता है, बेनिफिशियल जो उपयोग है उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया। वर्क द मेल्विन केल्विन इज एग्जाम्पलरी यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 हिम एल्गल फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा ये आता है कि केल्विन साहब ने कौन सी फोटो से स्टडी की थी, तो एल्गल फोटोसिंथेसिस। अगर वॉन नील का आता है कौन सी फोटो थी, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। देखिए, आप पढ़ हायर में रहे लेकिन हम लोगों ने इसको स्टडी पहले जो है लोअर या सिंपल ऑर्गेनिज्म में किया था। तो आप ये देखिए, इसको बॉक्स में जरूर कर लो बेटा, एल्गल फोटोसिंथेसिस। और बेटा जो एल्गी थी बच्चों उसका नाम क्लोरेला था, क्लोरेला बच्चों। और जो क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर
जो है ग्रीन एल्गी है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ALGAE एल्गी। ठीक है बच्चों, ALGAE है, GAE है, यहाँ पे थोड़ा नहीं आ पाया। ठीक, तो ये बेटा इन्होंने वर्क किया था। और जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन था प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। बहुत देख लो बच्चों, ध्यान सुनो, पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक एसिड है। फाइनल जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो बेटा पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड देन पॉलीसेक्राइड, मतलब मोनोसेक्राइड देन डाइसेक्राइड देन पॉलीसेक्राइड है। मतलब वो शुगर है और वो पॉलीहाइड्रोक्सी है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड है और फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट पॉलीहाइड्रोक्सी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम शुगर कहेंगे, नॉर्मली वो ग्लूकोज है। He also contribute working out the complete biosynthetic pathway। इसे बेटा बताने वाले थे कैल्विन, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। जो C3 है 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड है, वो बेटा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसी को बेटा शॉर्ट में हम PGA कहते हैं। PGA ये आपको याद रखना बेटा, ठीक है। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज ए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में से PGA कहते हैं। और बेटा आपको मालूम है इसमें जो कार्बन की संख्या 3 होती है, 3 कार्बन होते हैं बच्चों। तो ये बेटा आपको अभी तक ATP और NADPH का उपयोग हमने बताया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा, अब बेटा साइंटिस्टों के दिमाग में आया क्या जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड है वो सभी प्लांट में क्या यही आता है? तो उन्होंने डिफरेंट प्लांट में काम किया। ठीक है बच्चों, जैसे क्लोरेला पे काम किया, जैसे उन्होंने मालूम मैंगो के ग्रीन प्लांट पे काम किया, वैसे उन्होंने शुगर केन के उस पे प्लांट पे काम किया। ठीक, वैसे उन्होंने सोरगम पे काम किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट में तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, लेकिन कुछ प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है वो 4 कार्बन का आ रहा है। ठीक, और जो वो 4 कार्बन का आ रहा है वो ऑर्गेनिक एसिड तो है, लेकिन उसमें जो कार्बन 4 है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो था ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। देखें बच्चों यहाँ पे, साइंटिस्ट आल्सो ट्राइड टू ऑल प्लांट है PGA फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक, whether any other product was found in other plant, experiment conducted wide range of plant। ये लाइन याद रखिएगा, अगर C3 और C4 के विषय में हमको जानकारी मिली तो उसमें बहुत सारे प्लांट पर वर्क किया गया। उसमें शुगर केन भी हो सकता है बेटा, उसमें सोरगम भी हो सकता है, उसमें आर्टिप्लेक्स भी हो सकता है, उसमें क्लोरेला भी हो सकता है, उसमें नीम भी हो सकता है, उसमें फाइकस बरगद भी हो सकता है, उसमें मैंजीफेरा इंडिका भी हो सकता है। तो वाइड रेंज भी है। तो उन्होंने कुछ प्लांट में देखा पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का आ रहा है और कुछ प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो 4 कार्बन का आ रहा है। बच्चे देखेंगे यहाँ पे, टू डिस्कवरी अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अगेन ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए कॉमन क्या हुआ? ऑर्गेनिक एसिड। डिफरेंस क्या हुआ? कार्बन डिफरेंट। पहली जो हमको मिला 3 कार्बन वाला मिला, इसके बाद जो मिला हमको 4 कार्बन वाला मिला। ठीक,
बट विच हैज ए 4 कार्बन एटम, और इसको आइडेंटिफाई किया, इसको कहते हैं ऑक्सलोएस्टिक एसिड या बेटा C4, या हम कहेंगे 4 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल मिला। Since carbon assimilation during 40 was said to be two main type। बच्चों एक बात सुन लो, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है टू मेन टाइप, लेकिन वो टू मेन टाइप के साथ मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। वो है C3 टाइप, मतलब जैसे कैल्विन साइकिल। C4 टाइप जिसने देखा था बेटा साइंटिस्ट, वो हैच एंड स्लैग थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इसके अलावा एक और फिक्सेशन होता है जो सैकुलेंट जीरोफाइड होता है, जिसे कैम फिक्सेशन कहते हैं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको भी सम्मिलित करके और मेन शब्द का उपयोग कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए टू मेन टाइप, जो टू मेन टाइप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ, एक C3 एसिड जिसे PGA कहोगे, और इस जिनमें C3 एसिड बनेगा और उनमें जो पाथवे चलेगा उसे हम C3 पाथवे कहेंगे। और वो प्लांट जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट में 4 कार्बन का एसिड है, ठीक, और जिसे हम कहते हैं ऑक्सलोएस्टिक एसिड। ऑक्सलोएस्टिक एसिड जो हो गया, उसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 4 कार्बन है, तो उसमें जो होगा C4 पाथवे, और C4 पाथवे को अभी हम आपसे बताएंगे हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, चूंकि ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी बच्चों की थी। ठीक, दिस टू ग्रुप प्लांट शोड एसोसिएट विद द करेक्टर, हम आपसे इनके जो करेक्टर है उसके विषय में आपसे आगे डिस्कस करेंगे बेटा। अब बेटा यहाँ एक बात और आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, डार रिएक्शन यूज हो रहा है, स्ट्रोमा में यूज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले पिक कौन करेगा, सबसे पहले कौन इसको मतलब जुड़ेगा इससे, तो इसको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेगा उसे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। बहुत ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहला एक्सेप्टर है, ठीक, वो बेटा बहुत तरीके की स्टडी की गई, वेरी अनएक्सेप्टेड शो दैट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इसको याद कर लें आप, 5 कार्बन कीटो शुगर, जिसे रिबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। बेटा ध्यान रखना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहला CO2 एक्सेप्टर है वो, ठीक, वो है बेटा रिबुलोज बिसफॉस्फेट, इसे हम कहेंगे बेटा RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट, या 5 कार्बन कीटो शुगर। ठीक है बेटा, अब देखेंगे, बहुत ध्यान देना, देखिए पहला स्टेबल प्रोडक्ट समझना बच्चों, वो 3 कार्बन का आ रहा है। ठीक, पहला स्टेबल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो 3 कार्बन का था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, जिसे कहा गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसे शॉर्ट में बेटा कहा गया PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA। अब आप देखिएगा, जब ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना सॉरी बच्चों, तो उसमें साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया, चूंकि उस समय इतनी साइंस डेवलप नहीं थी, ना हमको इतनी जानकारी थी, तो उन्होंने कहा जब पहला ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बन रहा है वो 3 कार्बन का बन रहा है, ठीक, उसमें बेटा 1 कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ गई होगी, तो इसके मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का होगा।
ये कई वर्ष तक ये चीज रही कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का होता है, लेकिन बाद की और रिसर्च से पता लगा कि जो ये बहुत दिनों तक जो साइंटिस्ट समझ रहे थे CO2 एक्सेप्टर 2 कार्बन का है, वो 2 कार्बन का ना होके 5 कार्बन का है। हाँ, ये मान लेंगे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 3 होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा यहाँ देखिए, ये बोले बाद में ये पता लगा कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन कीटो शुगर, ठीक, जिसे हम कहते हैं रिबिलोज बिसफॉस्फेट। बड़ा ही नाम जरूर याद रखिए, अक्सर यही क्वेश्चन ही बनते हैं कि फर्स्ट एक्सेप्टर क्या। देखिए, फर्स्ट प्रोडक्ट एसिड है लेकिन फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर वो शुगर है, ठीक बच्चों, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन है। देखिएगा पे, साइंटिस्ट आल्सो टुक ए लॉन्ग टाइम, conducted many experiments to reach this conclusion, also believed that first product C3 acid and primary acceptor would be 2 carbon compound. देखिएगा, इस they spent many years trying to identify 2 carbon compound. देखिए, बहुत दिनों तक ये माना जाता रहा, बहुत वर्षों तक ये माना जाता रहा कि जो पहला CO2 एक्सेप्टर है उसमें 2 कार्बन थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था प्रोडक्ट 3 कार्बन का आ रहा पीजिए तो इसका एक तो CO2 का कार्बन हो गया, रिमेनिंग 2 कंपाउंड के होंगे। लेकिन ये चीज बाद में और एक्सपेरिमेंट से बात गलत सिद्ध हुई और आज हमको ये मालूम है कि ये जो अब जब डिस्कवरी हुई है ये 5 कार्बन वाला है और उसका नाम RUBP है, ठीक। जिस RUBP जो है अभी आपको बताया रिबिलोज बिसफॉस्फेट होता है जो CO2 एक्सेप्टर होता है। बात समझ में आ गया मेरे बच्चों को? तो ये चीज हमने बेटा अपने बच्चों से डिस्कस की। अगले बेटा हम वीडियो में आपसे केल्विन साइकिल के विषय में बात करेंगे। जो केल्विन साइकिल है कि कैसे हुई थी, किस क्या इसमें रिसर्चेज हुई, किस तरह से इसमें स्टेप है, उनको हमें बेटा NCERT के बेस पे स्टडी करना है। ठीक है बेटा, तो आज हम आपको बता दे रहे हैं कि केल्विन साइकिल जो है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि जो है ये किस मैनर में होती है बेटा। ये साइक्लिक मैनर में, मैं आपको अलग से पूरा बताऊंगा, ठीक। इसमें जो है ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो केल्विन पाथवे का जो प्रोडक्ट होता वो शुगर होता है, ठीक। और जो ये भी ध्यान रखना है बेटा, जो केल्विन साइकिल है ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में चलती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। केल्विन साइकिल जो है अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ये हम आपको हर चीज बताएंगे। चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, केल्विन साइकिल सभी में चलेगी। और जब केल्विन साइकिल बच्चों चलेगी तभी शुगर का फॉर्मेशन होगा। अगर केल्विन साइकिल नहीं चलेगी ग्रीन प्लांट में, ठीक, तो उसमें शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर वेदर इज ए C3 और C4 एनी अदर का मतलब बेटा निकालेंगे कैम प्लांट्स, ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सी बता दे रहे हैं बेटा, केल्विन साइकिल डिस्क्राइब अंडर 3 स्टेज, ठीक है। मैं आपको स्टेज और इसके अगले वीडियो में मैं इसको डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी 3 कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन, ठीक। हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता बताएंगे तरीका। फिर इसके बाद रिडक्शन है तो फाइनल प्रोडक्ट जो शुगर बनती कैसे बनती है ये भी बताएंगे। और इसके बाद जो CO2 एक्सेप्टर था वो बार बार उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको रीजनरेट, जैसे RUBP का रीजनरेशन होना है तो उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो केल्विन साइकिल में बच्चों कितनी स्टेज हो गई? 3 हो गई। पहली स्टेज जो है कार्बोक्सिलेशन है, दूसरी स्टेज जो है रिडक्शन है और तीसरी स्टेज जो है वो रीजनरेशन है। आज का वीडियो बेटा इतना ही। अगला वीडियो केल्विन साइकिल डिटेल में हम आपसे स्टडी करेंगे।
थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बेटा, अगला वीडियो अगली जल्दी है।